नमस्कार। नागपुर टुडे और रोडबोजा टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आज फिर से आप सबों का स्वागत है। मैं एसएन विनोद अपने वरिष्ठ सहयोगी जोसेफ राव के साथ हाजिर हूँ फिर आज की चर्चित सुर्खियों पर खास चर्चा के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज फिर मंत्रिमंडल विस्तार, लेकिन कुछ बदलाव के साथ कि आखिर 40 दिनों बाद ही सही महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विगत कल मंगलवार को विस्तार हो गया। प्रथम चरण का विस्तार हुआ। 9 मंत्री, 9 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 9 एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से उन लोगों ने शपथ लिया और अभी आगे के चरणों में विस्तार हुआ। राज साहब, विस्तार तो हो गया, लेकिन 2 सवाल इसमें जो खड़े हुए हैं और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी खड़ा किया है। एक तो कि प्रथम विस्तार में किसी महिला को स्थान नहीं मिला। दूसरा कि कुछ दागे चेहरों को भी मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया है। स्वाभाविक है, इस पर चर्चा शुरू भी हो गई। तो ये जो विस्तार है जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस जैसे अनुभवी और साफ छवि वाले नेता उप मुख्यमंत्री के रूप में और जो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ये बताना व्यर्थी होगा कि बहुत बड़ी विधायकों की संख्या के साथ सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। यह राजनीतिक बाध्यता है। एक कम विधायकों वाले एक गुट के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, राजनीति में से होता है। लेकिन यह जो 2 बातें बताया, महिलाओं की अनुपस्थिति और दागी चेहरों का स्थान देना, ये क्या लगता है आपको कि इस छवि के साथ क्या वर्तमान एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल महाराष्ट्र में सफलता का लक्ष्य प्राप्त कर पाएगी? देखिए, एक तो 40 दिन के बाद कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 9 मंत्री लिए गए। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम लोग जहाँ मातृशक्ति और इसकी बातें करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहाँ एक भी महिला को इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, दोनों ग्रुप की ओर से। वहीं 3 ऐसे मंत्री लिए गए हैं जिन पर कुछ आरोप हैं और गंभीर आरोप भी हैं, जिसमें एक पहले आते हमारे विदर्भ के जो पूर्व शिवसेना में थे, बाद में शिंदे कैंप में शामिल हुए, माननीय एकनाथ शिंदे के नज़दीकी हो गए, वो श्री संजय राठौड़, बंजारा समाज से है वो। उन पर एक महिला के मृत्यु की जवाबदारी उन पर आरोप लगाए थे कि शायद वो उसके जिम्मेदार है महिला की मृत्यु के लिए, आत्महत्या के लिए। और बहुत मामला उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से सदन के भीतर, सदन के बाहर इसको बहुत जोर शोर से उठाया। उस समय माननीय मुख्यमंत्री, उस समय के माननीय विरोधी पक्ष नेता जो थे, अभी बीच में जो थे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत मामले को इस तूल दिया और उनको मंत्रिमंडल से जाना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। और कल उनको शपथ दिलाई गई है। सम्मानीय उनको उनकी वापसी हुई है। दूसरे हैं अब्दुल सत्तार, जो पहले कांग्रेस में थे, बाद में शिवसेना में शामिल हुए और एकनाथ शिंदे के ग्रुप में शामिल हुए। उन पर भी आरोप है कि उनके 4 बच्चे, जिसमें 3 लड़कियां और 1 लड़का है, वो जो परीक्षा है TET टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट, उसमें वो डिस्क्वालीफाई हो गए और उनके ऊपर बैन लगाया गया है। ये एक तरह से कंट्रोवर्सी हो गई और ऐसा लग रहा था, ये 2 दिन पहले ही मामला सामने आया और ऐसा लगे कि शायद वो उनको नहीं लिया जाएगा, मगर उनको मंत्रिमंडल में लिया गया। और तीसरे जो है विजय कुमार गावित, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, उन पर आदिवासी का जो कल्याण योजना है उसकी बहुत सारे पैसे की अफरा तफरी का मामला था। उनको उन पर आरोप भी तय हुए और बाद में उनको पार्टी छोड़ना भी पड़ा। कल उनको भी
सामान्य रूप से मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। हालांकि मामले प्रलंबित है, कई जगह मामले अभी, मगर जब संजय राठौड़ के बारे में पूछा गया तो माननीय शिंदे साहब का ऐसा कहना है कि उनको पुलिस ने उनको क्लीन चिट दिया है। पिछली सरकार के पुलिस पिछली सरकार में महाविकास आघाड़ी ने उनको क्लीन चिट दिया था। मगर इस मामले को बहुत जोर शोर से जिन्होंने उठाया था वो थी भारतीय जनता पार्टी में शामिल उनकी नेत्री श्रीमती चित्रा वाघ। उन्होंने बहुत इसके मामले की पैरवी की थी कि इनको हटाया जाए, इनके ऊपर आरोप है। और अब कल जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना है कि हम लड़ेंगे और इस केस को आगे बढ़ाएंगे। मगर अब वो सरकार की एक सरकार के हिस्सा बन गया, सरकार की हिस्सा है वो, और ये आरोप अभी उन पर संजय राठौड़ पर है और सब जानते हुए भी उनको मंत्रिमंडल में लिया गया है। ये तो आश्चर्य की बात है कि 3 लोग जिनको शायद लोग पसंद नहीं करेंगे आगे चल के, मगर विवादित है और जैसा आपने कहा दागी है, टेंटेड कहा जाता है इन लोगों को। इनको मंत्रिमंडल में लेकर सरकार ने क्या संदेश दिया है तो अभी आने वाले दिनों में ही मालूम पड़ेगा। मगर एक बात जरूर है कि किसी भी महिला को नहीं लिया, इससे महिलाओं पे बहुत नाराजगी है। उसमें एक देवेंद्र फडणवीस ने एक बात कल ही कही है कि अगले विस्तार में महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यह देवेंद्र फडणवीस ने कल पुणे में बोला। नहीं, बात तो सही है। पहली बार में हाँ, लेकिन पहले विस्तार में ही कम से कम एक महिला को तो ले लेते। हाँ, मगर ऐसा भी होता है कई बार कि पहले जो राउंड रहता है या फर्स्ट राउंड या फर्स्ट फेज, उसमें बहुत सारे लोगों को नहीं लिया जा सकता। एक लिमिटेड संख्या होती है, सीमित सदस्य लिए जाते हैं। और ऐसा कई बार होता है, जैसे कई लोगों को उम्मीद थी कि हमारे विदर्भ के और भी मंत्री जो दावेदार हैं, पूर्व मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे, इनको लिया जाएगा। माननीय आशीष जायसवाल जो इंडिपेंडेंट चुनकर आए हैं और शिवसेना को समर्थन दिया, बाद में माननीय शिंदे साहब के साथ में उनको लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे चेहरे थे, मगर इनको लिया नहीं गया। तो ये शायद सेकेंड राउंड में ऐसा हो सकता है कि उनको लिया जाए या और भी कोई नई जिम्मेदारी दी जाए। मगर कल कम से कम एक महिला को किसी भी ग्रुप ने, अपने ग्रुप में एक भी महिला को नहीं लिया है, तो बहुत आश्चर्य की बात है। हाँ, देखिए दुखद है। हालांकि ठीक है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे गुट की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आया। उन्हें भी तो किसी महिला को मंत्रिमंडल में शामिल करके जो महिला शक्ति है उसका प्रतिनिधित्व देना चाहिए था। बहरहाल प्रतीक्षा रही अगले विस्तार में कि क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, एक जो भारतीय राजनीति में, मैं ही कहूँगा भारतीय राजनीति में एक जो दिलचस्प घटना विकासक्रम कल हुआ बिहार को लेकर, नीतीश कुमार जिनके बारे में बार बार कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री मेटल हैं, प्राइम मिनिस्टर मेटल उनमें है, बार बार ये कहा जाता है। कल उन्होंने पूरा भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और अब वो अपने पुराने सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए और अब फिर उनके साथ सरकार बनाए जा रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है, आज जब ये वर्तमान केंद्र सरकार पर अर्थात भारतीय जनता पार्टी सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं पूरे देश में, कोई ईडी और अन्य सरकारी जांच एजेंसियों का सहारा लेकर वो विपक्ष को तोड़ने में लगी हुई है, डरा धमका रही है। विपक्ष वाले खुद कहते रहे, नतीजा यह हुआ कि विपक्ष के लोग भाग भाग करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वैसे में नीतीश कुमार, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को किनारा कर दिया, बिल्कुल विपरीत। जहां ईडी के भय से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को निकाल बाहर किया और उन्होंने डंके की चोट पर कह दिया है कि हम लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाएंगे। और वो सरकार बनाने जा भी रहा, अपना दावा भी पेश कर दिया और आजकल में उनका शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में, विशेषकर 2024 के लोकसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे? बिल्कुल सही है। ये उनकी जो उन्होंने जो ये स्ट्रैटेजी अपनाई है
पहले तो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग होना पड़ेगा। अगर आपको वहीं के उम्मीदवार से लड़ना है, यानी माननीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको उम्मीदवार बनना है, तो पहले आपको उनसे अलग होना पड़ेगा। ये पहला कदम है उनका। और दूसरा ऐसा है कि नीतीश जी की अपनी एक छवि है, अपनी उनकी इमेज है, और वो जो उम्मीदवार और जो दावेदार जो है या उम्मीदवार अपने आप को समझ रहे हैं, उनसे ज़्यादा प्रभावी है वो। और उनको उन्होंने सही समय पे ये कदम उठाया है। अभी 2-2.5 साल का समय है 2024 के लिए, और उन्होंने ये कदम उठाकर ये बता दिया है कि वो अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने को तैयार है। और उन्होंने ये जो कदम उठाया है ये सही दिशा में, जैसा आपने बताया, वो पीएम के मटेरियल है, क्योंकि उनका इतने साल का अनुभव है राजनीति में, और वो बिहार के और एक बेदाग छवि है, एक बेदाग छवि है। और वो एक रिकॉर्ड भी है कि वो 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो बाकी जो उम्मीदवार है, जैसे आज थोड़ी देर के लिए हम लोग की चर्चा करें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी, या तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री KCR राव, ये इस तरह के जो लोग हैं, और भी कोई दावेदार हो सकते हैं, मगर इनका ऑल इंडिया प्रेजेंस नहीं है। KCR अपने राज्य तक सीमित है। ममता जी, उनका काम अच्छा है, शायद उनकी इच्छा भी है, और उनकी भी कोशिश चालू है, मगर उनका भी बंगाल से ज़्यादा उनका ऐसा बहुत प्रभाव नहीं है उनका। और उस बीच में नीतीश कुमार, जो इतने बरसों से बिहार की राजनीति में एक डोमिनेंट रोल अदा कर रहे हैं, और उत्तर भारत के लिए, चूँकि मोदी को अगर हराना है तो उनके लिए कोई दक्षिण भारत का, टेक्निकली कहा जाए, दक्षिण भारत का आदमी उनके लिए लड़ाई में कमज़ोर पड़ेगा। इसलिए मोदी जी के खिलाफ अगर लड़ना है तो उत्तर भारतीय से कोई हो, ऐसा उम्मीदवार जो है, विपक्षी पार्टियां जो सोचेगी, उसमें शायद नीतीश कुमार बहुत आगे है, और उनका एक पीएम मटेरियल होने का पूरा चांस है। तो ये तो आने वाला कल ही बताया। और क्या होता है आप बता दो कि लालू यादव के साथ जाने का उन्होंने कहा कि वो उनकी नज़र जो है अब राष्ट्रीय राजनीति पर है। तो ये जो बिहार में लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल जो है, वो दलित और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपको बता दूं कि पूरे देश में दलित और पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग, उन मतदाताओं की संख्या 50% करीब, और उसका वो उस वोट को बैंक को साधने के लिए नीतीश कुमार का यह कदम। और जैसा मैंने कहा कि इनकी एक जो बेदाग छवि है और इनकी लोकप्रियता के कई कारण हैं। मैं आपको बताता हूँ शुरू में, ये सारे के सारे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, ये जेपी आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन से उपजे लोग हैं। ये सभी जिन दिनों जयप्रकाश आंदोलन होता है, उस समय पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के लालू प्रसाद यादव प्रेसिडेंट थे और नीतीश कुमार जनरल सेक्रेटरी थे। ये ध्यान रखें, दोनों साथ हो रहे हैं, फिर कुछ हुआ, दोनों अलग हुए, फिर दोनों साथ हो रहे हैं। तो यह नीतीश कुमार का जो प्रादुर्भाव राष्ट्रीय राजनीति में जो होने जा रहा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड है कि उन्हें मोदी को चुनौती देने की और उनकी लोकप्रियता की वजह, जो पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ। मैं एक आपको उदाहरण देने जा रहा हूँ। ये चूँकि खुद इंजीनियरिंग के छात्र थे, वो पढ़ाई करके पूरी करके आ गए। बिहार में बेरोजगारी सभी जानते हैं, बेरोजगारी का आलम था। पटना के गांधी मैदान में आयोजन करके एक कार्यक्रम आयोजन हुआ, सारे बेरोजगार वहाँ आए थे इंजीनियर, और वहाँ गांधी मैदान में सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बेरोजगारों को वितरित किए थे। ये देश की पहली घटना है। बेरोजगार इंजीनियरों को, जो इंजीनियरिंग पढ़ के गए बेचारे 12 फिर सबको जो उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया था, यह नीतीश कुमार की कार्यशैली का एक उदाहरण है। और जैसे राव साहब ने बोला कि 8वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उनके हर कार्यकाल में ये बेदाग होकर निकले हैं और जनहित संबंधी अनेक योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे में आज जब नीतीश कुमार ने पुनः राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा है, तो जैसे आपको अभी राव साहब ने बताया कि नीतीश कुमार एक अनुभवी, समझदार व्यक्तित्व के स्वामी है। उन्होंने बहुत दूर की सोच कर की है।
और अभी जब राष्ट्रीय, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को चुनौती देने वाला कोई चेहरा सामने नहीं था। बिल्कुल सही कहा, ममता बनर्जी बंगाल तक सीमित हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश तक सीमित हैं, दक्षिण के नेता वो अपने क्षेत्र में सीमित है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई एक छवि है तो वो नीतीश कुमार है, जबकि देश का बच्चा बच्चा उस नाम से परिचित है और अच्छे रूप में उनका नाम लेता है। वह जब सामने आएंगे तो निस्संदेह 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को एक बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के रूप में मिलने जा रही है। और अगर जैसा प्रयास किया जा रहा है, विपक्षी दल अगर एक मंच पर आ गए, जिसके प्रयास हो रहे हैं, अभी कहना समय कुछ है, अंतिम क्षणों में हो सकता है कि यह प्रयास सफल हो जाए, तब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी समस्या यह विपक्षी एकता अगर हो गई, उसमें अभी भी किंतु परंतु है, क्योंकि फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रयास जारी हैं। और अगर विपक्षी एकता हो गई, सभी एक मंच पर आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बड़ी चुनौती मिलेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। यह तो बहुत स्पष्ट है, इसलिए यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आगे आकर क्या होता है। लेकिन जैसे कहा है कि बिहार आंदोलनों की उर्वरा भूमि मानी जाती है। महात्मा गांधी को भी चंपारण सत्याग्रह से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली थी और वहीं से वो महात्मा बने थे गांधी, वहाँ दिया गया था। ये बिहार से शुरुआत हुई है। अब यह दिलचस्प होगा इस बात की प्रतीक्षा कि 2024 के पूर्व कैसे राजनीतिक समीकरण बनते हैं और अभी तक अजेय मानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी और एक मैव राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित नरेंद्र दामोदर दास मोदी को 2024 में नई चुनौती मिलेगी क्या। अब और आगे बढ़ते हैं। एक आज खबर है, भारत के एक न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने हमारी बिरादरी अर्थात मीडिया पर एक टिप्पणी की है। उन्होंने यह कहा है कि फेक न्यूज के वर्तमान दौर में, समझ गए, माने फर्जी खबरों के वर्तमान दौर में सच्चे पत्रकारों की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के इन शब्दों को आपको गंभीरता से, आपसे मेरा आशय यहां अपनी बिरादरी से है, गंभीरता से लेना होगा कि आखिर उन्हें ऐसी टिप्पणी करने को मजबूर क्यों होना पड़ा, जब हमें यह वो बता रहे हैं कि फर्जी खबरों, फेक न्यूज का एक दौर चल रहा है। तो इसमें सच्चाई है। अनेक बार ऐसी खबरें आई हैं जिसका कहीं कोई और छोर नहीं रहता है, कोई आधार नहीं होता है, लेकिन खबरों को प्रमुखता से विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात खबरिया चैनल उसे प्रसारित करते हैं। कई बार हास्यास्पद रूप से खबरें आई हैं, जैसे एक बार खबर एक बड़े टीवी चैनल ने चलाया कि 2000 नोट में एक चिप्स लगा हुआ है ना, मैंने कहीं भी छुपा कर रखेंगे पता चल जाएगा। तो भाई साहब, जब अगर ऐसा था तो आज बंगाल में थोक के भाव में जो 2000 के नोट निकल रहे हैं, तो वो चिप्स कहाँ चले गए? ध्यान रखें, एक बड़े खबरिया चैनल ने खबर दी थी। इस तरह के बहुत, एक बार एक और प्रिंट मीडिया की बातें आती है। दिल्ली से प्रकाशित बड़े अंग्रेजी दैनिक पे प्रथम पृष्ठ पे खबर छपी थी, 8वें कॉलम में फर्स्ट पेज पर। खबर का आशय था, एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री का नाम लिया गया, वो विदेश दौरे पर जा रहे हैं, साथ में अपने बेटे को ले जा रहे हैं। ये प्रथम पृष्ठ पर खबर चली। अब वो मंत्री महोदय परेशान, उन्होंने शादी ही नहीं की तो बेटा कहाँ से आ गया, वो कुंवारे मंत्री। इस पर बहुत ही मजाक उससे बड़ा बाद में अखबार ने क्षमा मांगी। लेकिन इस तरह की बातें होती रहती हैं। नतीजा होता है कि हम पर फेक न्यूज़ प्रसारित करने के आरोप लगते हैं। कई घटनाएं ऐसी हैं। नतीजा यह हुआ है कि हम अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। एक समय था जब ये कहा जाता था कि मुद्रित शब्द माने प्रिंटेड वर्ड्स ईश्वर के शब्द होते हैं। इतना विश्वसनीय था हमारा अखबार। उस समय मीडिया ने, प्रेस का हम लोग सुख्यात थे कि प्रेस की विश्वसनीयता इतनी थी कि छपे हुए शब्दों को ईश्वर का शब्द माना जाता था। और
आज अगर एक अखबार में खबर है तो उसकी सत्यता जांचने के लिए आपको चार कई अखबार अखबार देखने पड़ते हैं, 4 अखबार देखना पड़ता है कि इसमें सच्चाई क्या है। प्रतिदिन आप देखिए इसी तरह खबरिया चैनलों का है। खैर, खबरिया चैनलों का अब तो ये स्पष्ट हो गया ना कि उनकी विश्वसनीयता क्या है। वो एक ऊपर से थोपे गए एजेंडे पर काम वो चलते हैं, निजा होकर अपनी विश्वसनीयता खो बैठे। और अभी ताज़ा उदाहरण, अभी कल का मैं उदाहरण देख रहा हूँ, एक बड़े चैनल की एक एंकर, बहुत विख्यात एंकर है, महिला एंकर, पटना गई। वो पटना पहुंची बिहार में। कल वे कार्यक्रम थे, वहां के लोगों ने घेर लिया, गो बैक के नारे लगाए, उनको वापस करना पड़ा। वापस करना पड़ा, कार्यक्रम नहीं हो पाया कल। कार्यक्रम नहीं हो पाया। समझिए कि यह स्थिति बन गई है आज मीडिया की। बहुत पहले एक बार मैंने कहा था, ऐसी आशंका व्यक्त की थी कि अंततः हमारे पाठक और श्रोता सड़क उतरेंगे और वो बताएंगे कि खबर क्या होती है, फेक न्यूज़ क्या होता है और विश्वसनीय खबर क्या होती है। ये पटना की घटना ने कल बता दी। ये शुरुआत है, फिर यहाँ बिहार है, मैंने जैसे कहा, ये शुरुआत वहाँ से हुई है। इसलिए अभी भी समय है, बहुत बड़ा दायित्व कर्तव्य है हम मीडिया का। हमारा काम सिर्फ खबर देना या सूचना देना नहीं है, हम समाज को शिक्षित करने का भी काम करते हैं। ऐसी हमारी एक जो मर्यादा बनी हुई थी पहले से, हमसे जो अपेक्षा समाज करता था, आज उस पर सवालिया निशान क्यों लग रहे हैं? आज हम अविश्वसनीय क्यों बन गए हैं? इसके लिए जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सच्चे पत्रकारों की जरूरत है, तो पूरी की पूरी पत्रकार बिरादरी इस पर आत्मचिंतन करे, क्योंकि जब आप और हम विश्वसनीय रहेंगे तभी समाज में हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा रहेगी, लोग हमें आदर के भाव से देखेंगे। अन्यथा जो आज के वर्तमान हकीकत है, जो कड़वा सत्य है, वह यह कि हम अपना मान सम्मान समाज की नज़रों में कुछ अपवाद छोड़ दें खो बैठे। आज हमें संदिग्ध प्राणी की दृष्टि से देखा जाता है, आज हमें दलाल माना जाता है, आज गोदी मीडिया के रूप में हमें कुप्रचारित किया जाता है, और इसके लिए दोषी कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। इसलिए जस्टिस चंद्रचूड़ के शब्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए मीडिया बिरादरी स्वतंत्र रूप से नहीं, सामूहिक रूप से बैठ करके आत्मचिंतन करे और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा विश्वसनीयता को पुनः अर्जित करे। अन्यथा आने वाले दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ बाजारू बन करके रह जाएंगे, आप पर कोई विश्वास करने नहीं जाएगा। आपको खरीदार है, आपके मौजूद है, आज एक राजदल है, शासक सत्ता पक्ष है, आपको खरीदेंगे, आप बिकने को तैयार हैं, है ना? तो आप एक बिकाऊ माल ही बनकर रह जाएंगे। एक ईमानदार, स्वतंत्र, विश्वसनीय पत्रकार या मीडिया कर्मी के रूप में समाज में आपको सम्मानित स्थान कभी नहीं मिलेगा। धन्यवाद।